दोस्तों, आज मैं क्लास 6 का सीजीएल का लेके आई हूँ, जिसमें हम सीजीएल के प्रीवियस ईयर 2023 के कुछ 10 क्वेश्चन के सेट डिस्कस करेंगे हर रोज़। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 6 रेज़ टू द पावर 25, 6 रेज़ टू द पावर प्लस में 6 रेज़ टू द पावर 26 प्लस 6 रेज़ टू द पावर 27 प्लस 6 रेज़ टू द पावर 28 इज़ डिविजिबल बाय, क्या वो 255 से डिविजिबल है, 256 से डिविजिबल है, 259 से या 254 से डिविजिबल है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6 रेज़ टू द पावर 25 प्लस 6 रेज़ टू द पावर 26 प्लस 6 रेज़ टू द पावर 27 प्लस 6 रेज़ टू द पावर 28। अगर सबसे इसमें से जो लीस्ट नंबर है, सबसे छोटा, वो कॉमन निकाल लेंगे। 6 रेज़ टू द पावर 25, तो यहाँ 1 बच जाएगा। फिर 6 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 6 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 6 रेज़ टू द पावर 3। 6 रेज़ टू द पावर 25 1, 6 रेज़ टू द पावर 1 6, 6 रेज़ टू द पावर 2 6 और 6 रेज़ टू द पावर 3 216। ठीक है, देन इसको सॉल्व करेंगे। 6 रेज़ टू द पावर 25 1 6 7, इसको प्लस कर देंगे। 6 6 दूनी 12, 6 दिया 18, 18 1 19। यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो वैसे हम देखें तो ऑप्शन में यूनिट प्लेस पे क्या है? 9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9। बाकी आपको पूरा अगर सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं। 6 6 6 18 और 19 हो गया। देन 1 1 और 3 4 एंड 5, देन आपका 2, तो 2 आ गया। 259, तो 250 क्या होगा? 250 से ये डिविजिबल होगा। मतलब ये जो पूरी टर्म है वो किससे डिविजिबल हो जाएगी? क्योंकि ये 250 का मल्टीपल है। तो अगर कोई नंबर किसी नंबर का मल्टीपल होता है तो वो उसका डिविजिबल भी होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होगा व्हेन 265 रेज़ टू द पावर 4081 प्लस में 9 इज़ डिविजिबल बाय 266। मीन्स कि अगर मैंने 265 अपॉन में रेज़ टू द पावर 4081 प्लस में 9 को डिवाइड किया मैंने 266 से। किससे डिवाइड किया? 266 से मैंने डिवाइड किया। जब मैंने 266 से डिवाइड किया तो 266 से डिवाइड किया तो हमें पता है ये 265 है। जैसे कि एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे मैंने 5 रेज़ टू द पावर 40 लिया है प्लस में 1, और यहाँ पे मैंने लिख लिया 4 से डिवाइड किया। तो मैं इसको अगर डिवाइड करती हूँ तो ये एक ज़्यादा है, तो एक ज़्यादा, तो मैं इसको 1 रेज़ टू द पावर 40 लिख सकती हूँ प्लस में 1, और 1 रेज़ टू द पावर 41 प्लस 1 मीन्स कि 2 से। तो हमारा वैल्यू रिमाइंडर में क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे 265 है, एक कम है, मतलब ऊपर नीचे बड़ी है और ऊपर छोटी है, तो माइनस का आ जाएगा। तो माइनस का 1 रेज़ टू द पावर 4081 प्लस में 9। अब यहाँ पे 81 जो है ऑड नंबर है। ऑड नंबर का अगर हम स्क्वायर करते, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर अगर नेगेटिव वैल्यू है और उसका पावर अगर ऑड है तो आंसर माइनस नेगेटिव ही आएगा। तो मीन्स कि आंसर -1 प्लस में 9, तो हमारा आ जाएगा 8। तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3, इफ A इज़ 95% ऑफ B तो देन व्हाट परसेंटेज ऑफ A इज़ B। क्वेश्चन कह रहा है कि A जो है, A क्या है? 95% ऑफ B है, 95% ऑफ B। इसका मतलब है कि A अपॉन में B इज़ 95 अपॉन में 100 आएगा, एंड देन इसको कट करेंगे तो 19/25 के टेबल से जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन उल्टा पूछ रहा है कि B का A के कंपेयर में रिलेशन बताओ। तो B का A के कंपैरिजन में रिलेशन बताना है तो 1/19, 1/19 B का कंपैरिजन करना है आपको, तो 20 आएगा। 20 B है, B 20 है, 20 अपॉन में 19 इंटू में 100। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे? इसको डिवाइड,
जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 2000 को 19 से डिवाइड करेंगे, 19 1 ज़ा 19, 1 बचेगा, फिर जन 0 लेंगे, फिर एक और 0 लेना पड़ेगा, तो इसके बीच में 0 5, तो 105, 105 ऑप्शन में क्या है 105, 5/19 आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द मार्क प्राइस ऑफ द मस्टर्ड ऑयल, जो मार्क प्राइस है मस्टर्ड ऑयल की वो 25% ज़्यादा है, मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। एट व्हाट परसेंटेज लेस देन द मार्क प्राइस शुड इट सॉल्व टू हैव अ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। तो कितने परसेंट मतलब कम होना चाहिए मार्क प्राइस से ताकि आपको ना ही फ़ायदा हो ना ही नुकसान हो। तो हम कह सकते हैं 25% को हम लिखते हैं 1/4, ठीक है। 1/4 ज़्यादा है तो कम करने के लिए हम क्या करेंगे, 25% है, 1/4 ज़्यादा था तो हम 1/5 कर देंगे, और 1/5 क्योंकि +1 है तो प्लस 1/5 अगर एक ज़्यादा कर देंगे, जब हम डिनोमिनेटर को बढ़ा देंगे तो नो प्रॉफिट नो मीन्स कि 20% आएगा, और 1/5 कितने परसेंट के बराबर होता है 20% के, तो हमारा आंसर आ गया 20%। तो ये क्वेश्चन नॉर्मली है, अगर आपको एक की वैल्यू बढ़ानी है और दूसरे की घटानी है जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस का इफेक्ट दिखाना है, तो अगर मैंने एक वैल्यू 1/3 से बढ़ाई है तो नेक्स्ट वैल्यू 1/4 से घटा दो। इसी तरीके से अगर मैंने किसी वैल्यू को 1/2 से बढ़ा दी है तो इसको 1/3 से घटा दो, तो इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस वाला इफेक्ट आ जाएगा। इसी तरीके से इसने बोला 25% कॉस्ट प्राइस मतलब मार्क प्राइस का 25% बढ़ा दिया गया तो 1/4 कर दिया गया है। तो बताइए कि कितना प्रॉफिट नो लॉस का केस कब आएगा, जब हम 1/5 से घटा देंगे, मतलब 20% घटा देंगे वैल्यू को, ठीक है, इसलिए 20% आंसर आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक शॉपकीपर है, ऑफर द फॉलोइंग 2 डिस्काउंट स्कीम, 2 डिस्काउंट स्कीम ऑफर कर रहा है, बाय 3 गेट 4। कभी भी इसका मतलब प्रॉफिट निकालना होता है तो आपको नीचे ऊपर टोटल लेना होता है, फ्री वाला पार्ट लेना होता है, देन नीचे टोटल। तो फ्री कितना है 4 और देन टोटल कितना है 7, तो 4/7 इंटू में 100, तो 1/7 कितना होता है, 1/7 होता है 14.28%। 14.28% होता है, नो 1/7 1/7 14/28% होता है, तो 4 से करेंगे तो 56 पॉइंट समथिंग आएगा। इसी तरीके से मीन्स कि हम कह सकते हैं 4/7 है, और यहाँ पे आपका 6 फ्री है, 5 और 11 टोटल हो गया 11 इंटू में 100, तो आपका 1/11 होता है 9.09%। तो यहाँ पे 9 6 54 54.54% आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लगभग आपका आएगा 1/7 है ना, 14 चौके 56, 1/7 इज़ 14.14%, मतलब 56.56% आएगा। तो 56.56% एंड 54.54% है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी बोथ हैव द सेम डिस्काउंट, ए और बी का सेम डिस्काउंट है, नहीं सेम डिस्काउंट तो नहीं है, एक में 54.5 इसमें 56 पॉइंट है। यहाँ पे ए, अब इसमें बोला ए बी, ए डज नॉट गिव एनी डिस्काउंट, ए कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, शॉपकीपर फॉलोइंग डिस्काउंट विच स्कीम इज़ मैक्सिमम, कौन सी स्कीम में मैक्सिमम है, तो ए की स्कीम में मैक्सिमम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। आई होप ये क्वेश्चन हो। आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, सीधा आपने 4/3 लिख लिया क्योंकि 4 फ्री है, टोटल 7 आएगा, नीचे 7 आएगा, और देन सेकेंड केस में आपका 6/11 हो गया। अब ये आप ग्रेटर देन अगर इसमें बताने की कौन सा ग्रेटर है, तो आप नॉर्मली 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा, और 7 को 6 से करेंगे तो 56, 7×6 = 42 आ जाएगा। तो बड़ा कौन सा हुआ, ये वाला, तो इसका मतलब कि फर्स्ट बड़ा है, तो मैक्सिमम कितना है ए में। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और बाकी ऊपर परसेंटेज के तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि व्हाट टाइम विल बी 10,000 एट 4% पर एनम प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट 8,000 दस इन 4 years एट 5%।
मतलब कि आपको क्वेश्चन कह रहा है कि आपने मतलब कि क्या होगा टाइम, कितना टाइम पीरियड लगेगा अगर 10,000 4% पर एनम के हिसाब से हमने मतलब इंटरेस्ट, और सेम इंटरेस्ट है दोनों पे इंटरेस्ट क्या कमा रहे हैं, सेम कमा रहे हैं। अगर इंटरेस्ट सेम कमा रहे हैं तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 बराबर होगा P इंटू आर इंटू में टी अपॉन में 100। यहाँ P1 अलग होगा, P1 PR1 P2 R2, ठीक है। अब टाइम इसमें बोला है कि सेम इंटरेस्ट है T1 T2, ठीक है। तो 100 से 100 कट गया, जब 100 से 100 कट गया तो हमारी वैल्यू आ गई क्वेश्चन में। अगर हम वैल्यू 10,000 डालेंगे, 10,000 इंटू में 4%, ठीक है, 4 इंटू में टाइम बताना है हमें कि टाइम कितना लगा है। अगर सेकेंड 8,000 है, 8,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, 4 साल के लिए दिया है, तो आपके 3 0 से 3 0 यहाँ कटे, 5 से 2 टाइम्स पे और 2 से 2 टाइम्स पे, 8 2 ज़ा, फिर यहाँ पे 4 है, 4 2 ज़ा, तो 4 आ गया, 4 ईयर्स, मतलब कि टाइम पीरियड कितने साल लगे, 4 साल, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, 4। इस क्वेश्चन में यही बोला गया कि मैंने 10,000 रुपये ब्याज पे चढ़ाए हैं 4% के ब्याज पे, ठीक है। तो बताओ कितना समय लगेगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि मैंने 8,000 5% पे 4 साल के लिए दिया था, जितना ब्याज मैं इतने टाइम पीरियड में 8,000 देने पे कमा रही हूँ, उतना ही मैंने 10,000 4% के ब्याज पे कितने टाइम पीरियड में मैं सेम ब्याज कमा रही हूँ, ये कह रहा था क्वेश्चन। इसलिए मैंने दोनों का इंटरेस्ट इक्वल रख दिया, देन इसको सॉल्व किया तो 4 साल आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इफ़ द 4 नंबर्स, आपके 4 नंबर्स हैं 39 117 17 y एंड y आर इन द प्रोपोर्शन में है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू निकालिए। आपको पता है कि प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन जो होते हैं हमेशा रिलेशंस को फाइंड आउट करते हैं, जैसे A/B प्रोपोर्शनेट C/D, या तो आप इन दोनों के रिलेशंस के बीच में रिलेशन निकाल सकते हो, या A/B प्रोपोर्शनेट C/D, या इन दोनों के बीच में रिलेशंस दे सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम 39 को अगर 117 देखें, 39 का 117 देखें, जैसे 39/117 प्रोपोर्शनेट 17/y है, तो 39 117 आता है, मीन्स कि 39 का 3 गुना है, तो 17 का 3 गुना क्या होगा, 57 नहीं 51 आएगा, क्या आएगा 51, 17 7 दूनी 34 7 51, तो 51, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 51। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आई होप समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक मैन है, एक बॉय है और एक वुमेन है, कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days 15 days एंड 13 days रिस्पेक्टिवली। ये ध्यान रखिएगा, जब भी रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ तो पहली बार मतलब मैन का काम दे रखा है कि मैन कितने दिन में काम करता है, 15 दिन में, बॉय कितने दिन में काम करता है, 30 दिन काम करता है, और वुमेन जो है कितने दिन में काम करती है, सॉरी मैन कितने दिन में करता है 10 days में, बॉय कितने दिन में 15 days में, और वुमेन कितने डेज में करती है 30 days में। तो अब बताइए कि तीनों मिलके, अब इसमें बोला हाउ मैनी डेज कैन द वर्क फिनिश ऑफ अ मैन अ वुमेन एंड अ बॉय व्हेन ऑल देम वर्क टुगेदर। तो तीनों मिलकर अगर काम करते हैं तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। तो हमें पता है कि मैन को मैंने m ले लिया, m जो है 10 days काम करती है, वुमेन जो है 15 days काम करती है, और बॉय जो है 30 days काम करती है वुमेन, एंड बॉय जो है वो 15 days काम करता है। अगर तीनों का एलसीएम ले, हम तीनों का एलसीएम क्या आएगा हमारा 30, टोटल एलसीएम 30 आ जाएगा। अब इसका 10 3 ज़ा 1 और यहाँ पे 2 ज़ा। अब हम इस 30 को ना, इसकी एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी कितनी है 6 से डिवाइड कर देंगे तो टुगेदर वर्क आ जाएगा, टुगेदर वर्क
ABC का, ABC मिलके कितने दिन में काम करते हैं, इसलिए आ जाएगा 6 5 सा, तो 5 डेज़। तो आंसर आ गया हमारा 5 डेज़। ठीक है, समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 8 मैन है, 8 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 45 डेज। 8 मैन 45 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। 8 वुमेन कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 18 डेज। 8 वुमेन 18 दिन में काम कंप्लीट करती है। तो हाउ मैनी डेज 5 मैन एंड 8 वुमेन कैन कंप्लीट टुगेदर द वर्क। तो 8 मैन, कितने मैन है, 8 मैन 45 डेज में काम करते हैं और 8 वुमेन 18 डेज में काम करती हैं। ठीक है, तो इससे हम निकालते हैं एफिशिएंसी। 9 2 सा 9 5 सा, 8 से 8 कट गया, मीन्स कि 5 मैन 2 वुमेन। इसी तरीके से आपको ये रिलेशन दे रखा है कि 5 मैन और 2 वुमेन्स टुगेदर कितने दिन में काम करते हैं। अगर मैं 5 मैन की जगह क्या लिखा हुआ है, 5 मैन एंड 8 वुमेन टुगेदर काम, तो 5 मैन की जगह मैं 2 वुमेन रख दूँ और 8 वो, तो टोटल होगी 10 वुमेन। कितनी होगी, 10 वुमेन। तो मैन की जगह मैंने 10 वुमेन, 10 वुमेन कितने दिन में काम करेगी, कितने डेज़ में काम करेगी, 10 वुमेन कितने डेज़ में काम करेगी, 8 वुमेन जितना काम करती है उतना। तो वुमेन से वुमेन कट गया, 2 से 4 टाइम्स पे, 2 से 5 टाइम्स पे, देन 18 18 दूनी 36, 18 3 18 72, 18 4 ज़ा 72, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 2/5, मतलब 14 डेज़ 2 एंड 5 डेज़, 14 2/5 डेज़ काम करते हैं। तो आंसर हमारा सी आएगा। आई होप समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। ए जो है एक काम को 25 दिन में करता है। बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 डेज। बी जो है उसी काम को 30 दिन में करता है। दे वर्क ऑल्टरनेट बेसिस, वो अल्टरनेट बेसिस पे काम करते हैं। इसका मतलब कि ए आता है फिर बी आता है, पहले दिन ए आता है फिर दूसरे दिन बी आता है फिर तीसरे दिन सी आता है, देन चौथे दिन फिर से पहले दिन ए आता है फिर बी आता है फिर ए आता है फिर बी आता है फिर ए आता है फिर बी आता है। तो दे वर्क ऑन अ अल्टरनेट बेसिस, तो वो अल्टरनेट बेसिस पे काम करते हैं। स्टार्टिंग विद ए के साथ स्टार्ट होता है, मतलब स्टार्ट पहले ए करता है। बोथ ए एंड बी फॉलो द पैटर्न, इस तरीके से वो पैटर्न फॉलो करते हैं और 5 दिन तक काम करते हैं। फिर ए छोड़ के काम को चला जाता है। तो बताओ कि हाउ मैनी डेज विल बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग बचा हुआ काम बी कितने दिनों में करता है। तो आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए हम आंसर डिस्कस करते हैं इसका कैसे करना है। पहले तो हम निकालेंगे कि ए जो है काम को 25 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। इन दोनों की एलसीएम लोगे तो 150 आएगा, 150 आएगा। 25 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 50। अब ये आया 25 6 ज़ा एंड देन 13 5 ज़ा। ठीक है, ये एफिशिएंसी होती है इनकी। अगर टोटल काम 150 है तो एक दिन में वो 25 काम करती है, तो 6 दिन में टोटल काम कंप्लीट करेगा। तो एक दिन की एफिशिएंसी होगी कि एक दिन में ए जो है 6 काम करता है और एक दिन में बी जो है 5 काम करता है। इसी तरीके से अब ए आता है, ए ने पहले दिन कितना काम किया होगा 6, फिर बी आया होगा, बी ने कितना काम किया होगा 5, फिर ए आया 6 काम, फिर बी आया 5 काम, फिर ए आया 6 काम, फिर बी आया 5 डेज़ हो गए। यहाँ तक क्या हो गया 5 डेज़। इसके आगे पैटर्न ब्रेक हो गया, पैटर्न ब्रेक हो गया और यहाँ पे ए नहीं है, मीन्स कि ए बी तक आया, 5 दिन तक आया, 5 दिन तक आया। उसके बाद बी आया होगा, लेकिन इससे पहले ये 5 दिन के बाद ये पैटर्न ब्रेक हो गया। पैटर्न ब्रेक हो गया इसका मतलब 6 5 11, 6 5 11, 11 11 22, 22 में
6 से 8 करेंगे 28, मतलब 150 में से टोटल काम था 150, जिसमें से 28 काम हो चुका था। 28 काम हो चुका है, 2 4 में से 2 देन 1 122 काम जो है रिमेनिंग बच गए हैं। अब ये 122 काम जो है, अब ये सारा काम 5 डेज़ में हुआ है। कितने दिन में? 5 डेज़ में। तो 122 वर्क जो रह गया, 122 वर्क जो है बी अकेला कर रहा है, और बी की एफिशिएंसी एक दिन का काम करने की कितनी है? 5। तो वो एक दिन में 5 काम करता है, तो रिमेनिंग वर्क कितने दिन में करेगा? 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, देन 2/5 मीन्स कि 24 दिन 2/5 डेज़ काम करेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट क्लास में फिर हम 10 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे आगे के। चलिए